चीन के गोस्ट सिटीज शब्द की शुरुआत दरअसल पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स से हुई, जब पहली बार विदेशी पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने चीन के ऐसे शहरों की तस्वीरें और वीडियोस दिखाए जहां हजारों गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें, शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, लेकिन वहां रहने वाले लोग बहुत ही कम थे या लगभग न के बराबर थे। इन शहरों को देखकर ऐसा लगता था मानो सरकार ने अरबों डॉलर खर्च करके एक आधुनिक महानगर खड़ा किया हो, लेकिन वहां इंसान नहीं, सिर्फ खाली अपार्टमेंट्स और सुनसान सड़कों का राज हो। यही कारण था कि इन्हें मीडिया ने गोस्ट सिटीज यानी भूतिया शहर कहना शुरू कर दिया। हालांकि यह नाम थोड़ा सनसनीखेज लगता है, लेकिन असलियत यह है कि चीन ने अपनी तेजी से बढ़ती शहरीकरण की नीतियों के चलते एक साथ इतने बड़े बड़े शहर बना दिए कि वहां आबादी समय पर नहीं पहुंच पाई। इन शहरों की शुरुआत 2000 के दशक की शुरुआत में तब हुई जब चीन की सरकार ने आक्रामक रूप से शहरीकरण को प्रमोट करना शुरू किया, क्योंकि उनकी योजना थी कि ग्रामीण इलाकों से करोड़ों लोग शहरों की तरफ आएंगे और उन्हें आधुनिक सुविधाओं वाली जगहों पर बसाया जाएगा। चीन के नेताओं का मानना था कि अगर नई सड़कों, बिल्डिंग्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार रहेगा तो लोग खुद ब खुद वहां आकर बस जाएंगे। यही सोच थी जिसने गोस्ट सिटीज के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। लेकिन समस्या यह थी कि शुरुआती सालों में लोग इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंचे जितनी जल्दी सरकार ने सोचा था। नतीजा यह निकला कि ये शहर कई सालों तक खाली रहे, जिससे यह सवाल उठने लगे कि क्या चीन का यह शहरीकरण मॉडल सही है या सिर्फ एक आर्थिक बुलबुला। गोस्ट सिटीज की शुरुआत समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि चीन की अर्थव्यवस्था उस दौर में बहुत तेजी से बढ़ रही थी और सरकार चाहती थी कि इस विकास को रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में झोंककर भविष्य की जरूरतों को अभी से पूरा किया जाए। लेकिन जब विदेशी मीडिया ने इन वीरान शहरों को गोस्ट सिटीज कहा तो दुनिया भर के लोगों को यह समझ आया कि शायद चीन की विकास रणनीति में कुछ गड़बड़ है और यह मॉडल टिकाऊ नहीं हो सकता। इस तरह गोस्ट सिटीज शब्द सिर्फ एक उपमा नहीं बल्कि चीन की आर्थिक नीतियों पर उठते सवालों का प्रतीक बन गया। चीन की रियल एस्टेट पॉलिसी को समझे बिना गोस्ट सिटीज का जन्म समझना नामुमकिन है, क्योंकि इन वीरान शहरों के पीछे सबसे बड़ी ताकत वही नीति रही है जिसने 1990 के दशक के बाद चीन की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी। दरअसल चीन की सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जीडीपी की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे आसान साधन माना। चीन का मॉडल यह था कि लोकल गवर्नमेंट्स यानी प्रांतीय और नगरपालिकाएं अपनी जमीन को रियल एस्टेट डेवलपर्स को बेचकर बड़ी कमाई करें और उस पैसे से और नए प्रोजेक्ट्स बनाएं। इस चक्रव्यूह में डेवलपर्स को लगातार प्रोत्साहन मिलता रहा कि वे नई नई कॉलोनियां, अपार्टमेंट्स और पूरे के पूरे शहर खड़े करें, भले ही वहां तुरंत कोई रहने वाला न हो। असल में चीन के वित्तीय सिस्टम की एक खासियत है कि बैंकों से लोन लेना आसान था और प्रॉपर्टी में निवेश करना सुरक्षित माना जाता था। लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपने बचत का बड़ा हिस्सा अपार्टमेंट खरीदने में लगाया, क्योंकि चीन में घर खरीदना सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि निवेश के रूप में देखा जाता है। यही वजह थी कि लाखों ऐसे अपार्टमेंट बिक गए जिन्हें बाद में रहने वाला कोई नहीं था। चीन की सरकार का मकसद था कि शहरीकरण को तेज किया जाए, क्योंकि 1970 और 1980 के दशक में चीन की ज्यादातर आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती थी। 2000 के दशक तक यह तय कर लिया गया था कि करोड़ों लोगों को गांव से शहरों की ओर लाना है ताकि मजदूरी, उत्पादन और उपभोग बढ़ सके। लेकिन यहां असली समस्या यह थी कि लोगों की आमदनी उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से प्रॉपर्टी की कीमतें और शहरों का निर्माण हुआ। नतीजा यह निकला कि डेवलपर्स ने लाखों फ्लैट और ऑफिस स्पेस बना दिए, सरकार ने चौड़ी सड़कें और पुल बना दिए, लेकिन लोगों की जेब इतनी सक्षम नहीं थी कि वे तुरंत वहां जाकर बस पाते।
विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2010 तक चीन में 6.5 करोड़ से ज्यादा अपार्टमेंट खाली पड़े थे, जो लगभग फ्रांस की पूरी आबादी के बराबर लोगों को समा सकते थे। यही वह समय था जब पहली बार दुनिया को चीन के गोस्ट सिटीज का असली चेहरा देखने को मिला। असल में यह एक ग्रोथ ड्रिवन पॉलिसी का परिणाम था, जहां सरकार और लोकल प्रशासन सिर्फ यह देखना चाहते थे कि निर्माण कार्य चलता रहे ताकि जीडीपी बढ़ता रहे, चाहे वह निर्माण अभी किसी के काम का हो या न हो। इसीलिए कहा जाता है कि गोस्ट सिटीज सिर्फ वीरान इमारतों की कहानी नहीं है, बल्कि चीन की आर्थिक सोच और पॉलिसी की परछाई हैं। जब भी चीन के गोस्ट सिटीज की बात होती है तो सबसे पहले जिन नामों का जिक्र आता है वो हैं ओर्डोज़ और उसका नया विकसित इलाका कंगबाशी, जिन्हें आज दुनिया के सबसे मशहूर खाली शहरों के तौर पर जाना जाता है। ओर्डोज़ चीन के इनर मंगोलिया क्षेत्र में स्थित है, जहां पहले विशाल कोयले की खदानों और ऊर्जा संसाधनों की वजह से काफी पैसा आया। इसी आर्थिक उछाल के दौरान लोकल गवर्नमेंट और प्राइवेट डेवलपर्स ने मिलकर कंगबाशी नाम का एक बिल्कुल नया आधुनिक शहर खड़ा करने की योजना बनाई, जहां लाखों लोग बस सकें। उन्होंने सोचा कि यह इलाका न सिर्फ स्थानीय आबादी को आधुनिक जीवन देगा, बल्कि चीन के बाकी हिस्सों से भी लोग यहां आएंगे और यह एक बड़ा आर्थिक हब बन जाएगा। कंगबाशी में चौड़ी और सुनसान हाईवे, भव्य अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, विशाल स्टेडियम, म्यूजियम, थिएटर और गगनचुंबी इमारतें बनाई गईं। यहां तक कि स्कूल और यूनिवर्सिटी कैंपस तक बना दिए गए ताकि हर सुविधा पहले से मौजूद रहे। लेकिन समस्या यह हुई कि इतने बड़े पैमाने पर शहर तो बना दिया गया, लेकिन यहां बसने वाले लोग नहीं आए। 2010 में रिपोर्ट आई कि कंगबाशी की आबादी मुश्किल से 20,000 थी, जबकि यहां की क्षमता 10 लाख लोगों की थी। CNN और अल जजीरा जैसे मीडिया हाउसों ने रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर यह दिखाया कि पूरे शहर की सड़कें खाली पड़ी हैं, विशाल अपार्टमेंट्स बिना रोशनी के खड़े हैं और मॉल्स में मुश्किल से कुछ दुकानें ही खुली हुई हैं। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और गोस्ट सिटी शब्द स्थायी रूप से कंगबाशी के साथ जुड़ गया। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि ओर्डोज़ और कंगबाशी में प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी ज्यादा थीं कि आम लोग उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। डेवलपर्स और सरकार ने इन अपार्टमेंट्स को निवेशकों को बेच तो दिया, लेकिन निवेशक खुद उनमें रहने नहीं आए। ऐसे में शहर का ढांचा तैयार हो गया, लेकिन वह सिर्फ कागजों पर बसा हुआ रहा, जमीन पर नहीं। यही वजह है कि कंगबाशी और ओर्डोज़ चीन की ग्रोथ एट एनी कॉस्ट पॉलिसी के प्रतीक बन गए। हालांकि 2016 के बाद यहां धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी, लेकिन आज भी यह शहर पूरी तरह आबाद नहीं हो पाया है और इसका नाम गोस्ट सिटीज की लिस्ट में सबसे ऊपर लिया जाता है। ओर्डोज़ का यह केस दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ा सबक है कि सिर्फ इमारतें खड़ी कर देने से शहरीकरण नहीं होता, उसके लिए आर्थिक और सामाजिक आधार भी उतना ही जरूरी है। चीन की अर्थव्यवस्था और गोस्ट सिटीज का रिश्ता बेहद गहरा है, क्योंकि इन वीरान शहरों के पीछे की असली वजह चीन की ड्रिवन ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। 2000 के दशक में जब चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो उसकी सरकार ने आर्थिक विकास को मापने का सबसे आसान पैमाना बना लिया, कितना निर्माण हुआ और कितनी नई इमारतें खड़ी हुईं। लोकल गवर्नमेंट्स के लिए जीडीपी बढ़ाने का सबसे तेज तरीका यही था कि वे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, चौड़ी सड़कें और रेलवे स्टेशन बनवाएं। इन प्रोजेक्ट्स के लिए उन्हें बैंकों से आसानी से लोन मिल जाता था और जमीन बेचकर भी कमाई होती थी। यही कारण है कि लाखों घर, ऑफिस और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए, भले ही वहां तुरंत कोई रहने वाला न हो। इस मॉडल से चीन की जीडीपी लगातार 8 से 10% की दर से बढ़ती रही,
जिसने दुनिया को प्रभावित किया और चीन को इकोनॉमिक मिरेकल कहा गया। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा विरोधाभास सामने आया, जहां एक तरफ आंकड़ों में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ लाखों अपार्टमेंट्स खाली खड़े थे और उनमें इंसानों की कमी थी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल था, जिसमें सरकार उत्पादन और उपभोग से ज्यादा ध्यान निर्माण और निवेश पर देती रही। गोस्ट सिटीज असल में उस आर्थिक रणनीति का नतीजा थे जिसमें हर प्रांत और शहर अपने अपने इलाके में बड़े बड़े विकास कार्य दिखाना चाहता था, ताकि केंद्र सरकार को यह साबित कर सके कि उनका योगदान देश की जीडीपी में अहम है। लेकिन असली अर्थव्यवस्था केवल निर्माण से नहीं चलती, बल्कि उसमें रोजगार, उपभोग और लोगों की आय का स्तर भी मायने रखता है। गोस्ट सिटीज ने यह साबित कर दिया कि चीन की आर्थिक नीतियों ने ग्रोथ नंबर्स को तरजीह दी, लेकिन लोगों की असली जरूरतों और क्रय शक्ति को नजरअंदाज किया। यही वजह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गोस्ट सिटीज सिर्फ वीरान इमारतें नहीं, बल्कि चीन की आर्थिक मॉडल की कमजोरी को उजागर करने वाला आईना है। और दिलचस्प बात यह है कि चीन आज भी जब अपनी अर्थव्यवस्था धीमी होती देखता है, तो फिर से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तरफ लौट जाता है, जिससे यह चक्र बार बार दोहराया जाता है। चीन के गोस्ट सिटीज को समझने में सबसे अहम पहलू है जनसंख्या विस्थापन और खाली अपार्टमेंट्स की हकीकत, क्योंकि यह सिर्फ इमारतों का मामला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा मुद्दा है। चीन की सरकार ने पिछले 3 दशकों में लगातार ऐसी नीतियां अपनाई जिनका लक्ष्य था गांवों से लोगों को शहरों में लाना, ताकि शहरीकरण की रफ्तार बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत बने। लेकिन असली चुनौती यह थी कि जिन लोगों को गांव से शहरों की ओर धकेला गया, उनकी आय और जीवन शैली इतनी नहीं थी कि वे महंगे नए शहरों में बने अपार्टमेंट्स खरीद या किराए पर ले पाते। चीन में एक खास व्यवस्था है जिसे हुकू सिस्टम कहते हैं। यह एक तरह का घरेलू पासपोर्ट है जो तय करता है कि किसी इंसान का स्थायी निवास गांव है या शहर। लाखों ग्रामीण मजदूरों को शहरों में नौकरी तो मिली, लेकिन उन्हें शहरी सेवाओं जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिला, क्योंकि उनका हुकू गांव का था। इसका नतीजा यह हुआ कि वे लोग मजबूरी में पुराने, सस्ते और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में रहे, जबकि नई बनी चमचमाती सोसाइटियां और गगनचुंबी इमारतें खाली पड़ी रहीं। दूसरी तरफ चीन के मध्यम और उच्च वर्ग ने अपार्टमेंट्स को रहने के बजाय निवेश के तौर पर खरीदा। उनके लिए यह प्रॉपर्टी सोने जैसी सुरक्षित निवेश थी, लेकिन चूंकि वे पहले से ही अपने घरों में रह रहे थे, इसलिए नए खरीदे गए फ्लैट्स खाली रह गए। विदेशी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 तक चीन में ऐसे 50 मिलियन से ज्यादा अपार्टमेंट्स थे जिनमें कोई नहीं रहता था, यानी लगभग जर्मनी की पूरी आबादी के बराबर घर खाली पड़े थे। यह आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि चीन के शहरीकरण मॉडल और आम लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति के बीच कितना बड़ा अंतर है। इसके अलावा कई जगह सरकार ने पुराने गांवों और बस्तियों को जबरन गिराकर लोगों को बाहर किया, ताकि वहां नई कॉलोनियां बनाई जा सकें। लेकिन विस्थापित लोग न तो इन नए शहरों में घर खरीद सके और न ही नौकरी की स्थिरता के बिना वहां रह सके। यह विरोधाभास गोस्ट सिटीज को और गहरा बना देता है। एक तरफ दुनिया के सबसे आधुनिक शहर और दूसरी तरफ उनमें इंसानों की कमी। यही कारण है कि चीन के गोस्ट सिटीज को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या यह विकास वाकई आम लोगों के लिए था या सिर्फ आंकड़ों और निवेशकों की संतुष्टि के लिए। गोस्ट सिटीज को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर चीन की सरकार इन खाली शहरों को क्यों प्रमोट करती है और क्यों इनकी आलोचना को नजरअंदाज कर देती है। इसका जवाब चीन के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे से जुड़ा हुआ है, जहां स्थानीय सरकारें, लोकल गवर्नमेंट्स, देश की जीडीपी ग्रोथ में अपनी अहम भूमिका साबित करने के लिए लगातार बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनवाती हैं।
चीन में विकास का आकलन करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की परफॉर्मेंस को जीडीपी वृद्धि से जोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी प्रांत या शहर की जीडीपी तेजी से बढ़ती है तो वहां के अधिकारी पदोन्नति और पुरस्कार पाते हैं। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स के लिए सबसे आसान रास्ता यही था कि बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कराए जाएं। चाहे वह हाईवे हो, पुल हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर पूरे नए शहर, इन प्रोजेक्ट्स को बनाकर वे दिखा सकते थे कि उनके इलाके की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। दूसरा पहलू यह है कि इन निर्माण कार्यों से चीन के लाखों मजदूरों को अस्थायी रोजगार मिलता है। सरकार मानती है कि चाहे अपार्टमेंट्स खाली रहें, लेकिन जब तक निर्माण का काम जारी रहेगा तब तक रोजगार और उत्पादन चलता रहेगा और अर्थव्यवस्था की गति बनी रहेगी। तीसरा कारण है भूमि वित्त पोषण, लैंड फाइनेंसिंग मॉडल। चीन की लोकल गवर्नमेंट्स अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जमीन बेचकर करती हैं। वे किसानों और ग्रामीणों से जमीन कम दामों पर अधिग्रहण कर लेती हैं और फिर उसे रियल एस्टेट डेवलपर्स को ऊंचे दामों पर बेच देती हैं। इस मॉडल से उन्हें तुरंत पैसा मिलता है, जिससे और नए प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं। इस पूरे चक्र में भले ही इमारतें खाली रह जाएं, लेकिन सरकार और लोकल प्रशासन को अल्पकालिक आर्थिक फायदा जरूर मिलता है। चौथा कारण है चीन की दीर्घकालिक सोच। चीन मानता है कि आने वाले दशकों में ग्रामीण आबादी धीरे धीरे शहरों में शिफ्ट होगी। इसलिए सरकार पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देना चाहती है ताकि भविष्य में जब करोड़ों लोग गांव से शहरों में आए तो उन्हें तुरंत बसाया जा सके। चीनी नेता इसे बिल्ड फर्स्ट, पॉपुलेट लेटर की रणनीति कहते हैं। लेकिन यह रणनीति हमेशा आलोचना का शिकार रही है, क्योंकि अभी तक कई शहरों में यह लेटर कभी नहीं आया। पांचवा कारण है चीन की वैश्विक छवि। चीन दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वह कितना आधुनिक, विकसित और ताकतवर है। जब विदेशी पत्रकार या डेलीगेशन चीन आते हैं तो उन्हें चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और नए नए शहर दिखाना सरकार की प्राथमिकता होती है। यह इमेज बनाने की राजनीति भी गोस्ट सिटीज को आगे बढ़ाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि गोस्ट सिटीज सिर्फ आर्थिक या सामाजिक कारणों से नहीं बने, बल्कि यह चीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, प्रशासनिक ढांचे और वैश्विक छवि निर्माण का हिस्सा हैं। सरकार मानती है कि चाहे आज यह शहर खाली हों, कल इन्हें आबाद किया जा सकता है, लेकिन अगर वे बनाए ही न जाएं तो चीन के पास भविष्य की तैयारी का कोई सबूत नहीं होगा। यही कारण है कि आलोचनाओं और भारी भरकम आर्थिक बोझ के बावजूद चीन की सरकार इन खाली शहरों को लगातार प्रमोट करती है और इन्हें अपनी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बताती रहती है। गोस्ट सिटीज की सबसे बड़ी जड़ चीन की रियल एस्टेट मार्केट में छिपी हुई है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इसी सेक्टर पर टिका है। पिछले 2 दशकों में चीन ने बहुत तेजी से शहरीकरण, अर्बनाइजेशन देखा और इसी दौरान घरों और अपार्टमेंट्स की भारी डिमांड भी पैदा हुई। इस डिमांड को पकड़कर चीनी सरकार और निजी डेवलपर्स ने रियल एस्टेट को सबसे बड़ा निवेश साधन बना दिया। भारत या अमेरिका जैसे देशों में लोग अपना पैसा शेयर मार्केट या बैंकों में लगाते हैं, लेकिन चीन में आम परिवार और निवेशक अपनी बचत ज्यादातर प्रॉपर्टी में लगाते हैं। इसका कारण यह था कि चीन में स्टॉक मार्केट बहुत अस्थिर है और बैंक ब्याज दरें कम हैं। ऐसे में घर खरीदना सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता था। यही वजह थी कि लाखों चीनी लोगों ने अपार्टमेंट्स खरीदे, भले ही वे खुद वहां रहने न जाएं। लोगों ने सोचा कि अगर शहर नया भी है तो समय के साथ आबादी बढ़ेगी और प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छुएंगी। इस मानसिकता ने गोस्ट सिटीज के बनने में बड़ा योगदान दिया। दूसरी तरफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ने भी बेतहाशा कर्ज लेकर प्रोजेक्ट्स शुरू किए ताकि जल्द से जल्द घर बनाए जा सकें और निवेशकों को बेचे जा सकें।
इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है एवरग्रैंड ग्रुप, जो चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी और जिसने हजारों प्रोजेक्ट्स में काम किया। लेकिन जब ज्यादा कर्ज हो गया और नए खरीदार कम पड़ने लगे तो यह कंपनी भारी संकट में चली गई और आज दिवालिया होने के कगार पर है। इसने चीन की अर्थव्यवस्था को हिला दिया और दुनिया भर के बाजारों में डर पैदा कर दिया। गोस्ट सिटीज दरअसल इसी बुलबुले बबल का नतीजा हैं, जहां मकान और अपार्टमेंट्स बनाए तो गए लेकिन उनमें रहने वाले लोग कभी नहीं पहुंचे। चीन में ऐसे करोड़ों फ्लैट्स हैं जो सिर्फ निवेश के नाम पर खरीदे गए हैं, न कि रहने के लिए। कई बार पूरा परिवार अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर एक या दो फ्लैट खरीद लेता है, लेकिन खुद किराए के छोटे से घर में रहता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी और वे भविष्य में फायदा उठाएंगे। यह स्थिति धीरे धीरे इतनी बिगड़ी कि पूरी की पूरी कॉलोनियां और शहर बनकर भी खाली रह गए। रियल एस्टेट मार्केट का यह ओवर डिपेंडेंस अब चीन की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे का कारण बन चुका है, क्योंकि जब यह बबल फटेगा तो सिर्फ डेवलपर्स और निवेशक ही नहीं बल्कि लाखों आम लोग भी अपनी बचत गंवा देंगे। गोस्ट सिटीज इसलिए चीन की रियल एस्टेट नीति और निवेश मानसिकता की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करती हैं। चीन की गोस्ट सिटीज सिर्फ आर्थिक या रियल एस्टेट का मामला नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और मनोवैज्ञानिक असर भी गहराई से छोड़ती हैं। जब कोई नया शहर बनता है तो सरकार और डेवलपर्स लोगों को वहां रहने और व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जब ये शहर खाली रह जाते हैं तो वहां का माहौल बेहद अजीब और डरावना लगता है। रात को सड़कों पर अंधेरा, बंद अपार्टमेंट्स, खाली दुकानों की कतारें और वीरान पड़ी पार्किंग, यह सब देखकर इंसान को लगता है मानो वह किसी भूतिया जगह पर है। ऐसे माहौल में अगर कुछ परिवार भी जाकर बसते हैं तो उन्हें सुरक्षा और सुविधाओं की भारी कमी महसूस होती है, क्योंकि आसपास आबादी न होने से वहां अस्पताल, स्कूल, बाजार और बुनियादी सुविधाएं विकसित ही नहीं हो पाती। जो लोग ऐसे शहरों में रहते भी हैं, वे अक्सर सामाजिक अकेलेपन, सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। पड़ोसी न होने, बच्चों के खेलने वाले साथी न मिलने और सामुदायिक जीवन की कमी से उनका जीवन बहुत प्रभावित होता है। कई शोधों में पाया गया है कि ऐसे माहौल में रहने वाले लोगों में अवसाद, डिप्रेशन और तनाव, स्ट्रेस की दर सामान्य से ज्यादा होती है। दूसरी ओर चीन की नई पीढ़ी इन गोस्ट सिटीज को नकली शहर मानकर इन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी करती है, जिससे वहां रहने वालों का मनोबल और गिरता है। इन खाली शहरों में घूमने वाले पर्यटक और यूट्यूबर्स कई बार इन्हें फिल्माने आते हैं और उन्हें देखकर यही लगता है कि ये किसी आपदा के बाद छोड़े गए शहर हैं। यह दृश्य चीन की तेज रफ्तार विकास नीति की एक विडंबना, आयरनी को दिखाता है, जहां चमचमाती गगनचुंबी इमारतें तो हैं लेकिन उनमें जीवन का अभाव है। इसके अलावा ऐसे शहर चीन की सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी को भी उजागर करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और घर अमीर निवेशकों के नाम पर तो हैं, लेकिन असली जरूरतमंद मध्यम वर्गीय लोग अब भी अपने गांवों या छोटे शहरों में संघर्ष कर रहे हैं। यानी एक तरफ आलीशान मकान खाली पड़े हैं और दूसरी तरफ करोड़ों लोग घर खरीदने की क्षमता नहीं रखते। इस विरोधाभास से समाज में गहरी निराशा और असमानता की भावना जन्म लेती है। गोस्ट सिटीज दरअसल चीन की सामाजिक नीतियों और मनोवैज्ञानिक माहौल दोनों पर गहरी चोट करती हैं और यह दिखाती हैं कि केवल इमारतें खड़ी कर देना पर्याप्त नहीं होता। असली शहर तब बनते हैं जब उनमें लोग, उनकी संस्कृति और उनका जीवन बसता है। चीन की गोस्ट सिटीज ने न सिर्फ उसके अपने समाज और अर्थव्यवस्था पर असर डाला है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी गहरा प्रभाव डाला है। जब किसी देश की तस्वीर दुनिया के सामने आती है तो लोग उसकी साख, रेप्यूटेशन
और भविष्य की संभावनाओं पर राय बनाते हैं। और चीन के मामले में इन खाली शहरों की तस्वीरें देखकर पश्चिमी मीडिया अक्सर इसे बबल इकोनॉमी यानी बुलबुले वाली अर्थव्यवस्था कहता है, जो किसी भी समय फूट सकती है। विदेशी निवेशक जो चीन में रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं, वे इन गोस्ट सिटीज को देखकर यह सवाल उठाने लगते हैं कि क्या चीन का विकास स्थायी, सस्टेनेबल है या सिर्फ दिखावा, शो ऑफ। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद चीन ने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिसमें शहरों का तेजी से निर्माण हुआ। लेकिन जब ये शहर खाली रह गए तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर चीन की रियल एस्टेट इंडस्ट्री ध्वस्त हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्योंकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वहां की मंदी का असर सीधे ग्लोबल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रॉ मटेरियल प्राइसेस और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप की मीडिया अक्सर कहती है कि गोस्ट सिटीज चीन की एक्किल्स हील हैं, यानी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। इतना ही नहीं, इन खाली शहरों की तस्वीरें जब दुनिया में वायरल होती हैं तो चीन की स्मार्ट डेवलपमेंट मॉडल की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े होते हैं। दूसरे देश जो चीन से सीखकर अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करना चाहते हैं, वे अब इसे एक चेतावनी, वार्निंग की तरह देखते हैं कि बिना लोगों की जरूरतों को समझे सिर्फ इमारतें बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, इंटरनेशनल टूरिज्म पर भी इसका असर पड़ा है। कई बार गोस्ट सिटीज को विदेशी डॉक्यूमेंट्रीज और यूट्यूब चैनल्स मॉडर्न रूइंस यानी आधुनिक खंडहर के रूप में पेश करते हैं, जिससे चीन की ग्लोबल इमेज को नुकसान होता है। विदेशी पत्रकार और रिसर्चर इन शहरों को देखकर चीन की राजनीतिक नीतियों जैसे रियल एस्टेट रेगुलेशन, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग और ओवर बोरोइंग पर सवाल उठाते हैं। दूसरी ओर चीन की सरकार और उनके प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन्स, यह दावा करते हैं कि ये गोस्ट सिटीज हमेशा के लिए खाली नहीं हैं, बल्कि यह फ्यूचर ओरिएंटेड डेवलपमेंट का हिस्सा हैं और धीरे धीरे लोग यहाँ बसेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी और मीडिया कवरेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तस्वीर जाती है वह यह है कि चीन ने अपनी विकास रणनीति में ओवर कंस्ट्रक्शन और ओवर इन्वेस्टमेंट की गलती की है। कुल मिलाकर गोस्ट सिटीज ने चीन को ग्लोबल इकोनॉमी के निवेशकों और पॉलिसी मेकर्स की नज़रों में एक ऐसा देश बना दिया है जो दिखावटी विकास की ओर ज्यादा ध्यान देता है बजाय असली जरूरतों को समझने के। और यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अर्थशास्त्री यह सवाल पूछते हैं कि अगर गोस्ट सिटीज का संकट बढ़ा तो क्या यह सिर्फ चीन तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका देगा। गोस्ट सिटीज का मुद्दा चीन के लिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सबक दोनों है। जब किसी देश का विकास केवल आंकड़ों और दिखावटी प्रोजेक्ट्स पर आधारित हो तो लंबे समय में उसका असर समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भारी पड़ता है। चीन के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन करोड़ों खाली पड़ी इमारतों और शहरों का क्या होगा। क्या ये कभी आबाद होंगे या फिर यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ कंक्रीट के खंडहर बनकर रह जाएंगे। चीन की सरकार अब कई कदम उठा रही है, जैसे गोस्ट सिटीज में टेक कंपनियों और सरकारी दफ्तरों को शिफ्ट करना, युवाओं को सस्ती हाउसिंग ऑफर करना और माइग्रेंट वर्कर्स को इन शहरों में बसाने की कोशिश करना, ताकि वहां धीरे धीरे जीवन आ सके। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ पॉलिसी बदलने से समस्या हल नहीं होगी। असली बदलाव तब होगा जब चीन का आर्थिक मॉडल निवेश और निर्माण से हटकर उपभोग, कंजम्पशन और लोगों की वास्तविक जरूरतों पर ध्यान देगा। अगर चीन इस दिशा में कदम नहीं उठाता तो गोस्ट सिटीज उसकी अर्थव्यवस्था को धीमा कर देंगे और दुनिया में उसकी छवि को कमजोर कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर चीन इस संकट को अवसर में बदल लेता है
और इन शहरों को नए इंडस्ट्रियल हब, स्मार्ट सिटी या रिसर्च सेंटर के रूप में विकसित कर पाता है, तो यह भविष्य की बड़ी जीत साबित हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले से दुनिया को भी एक सबक मिलता है। तेज विकास की होड़ में बिना प्लानिंग किए बेतहाशा निर्माण करना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भारत, अफ्रीका और दूसरे विकासशील देशों को चीन की इस गलती से सीखना चाहिए कि असली शहर केवल कंक्रीट की दीवारों से नहीं, बल्कि वहां बसने वाले लोगों, उनकी संस्कृति, उनकी जरूरतों और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से बनते हैं। इसलिए चीन की गोस्ट सिटीज केवल चीन की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि विकास हमेशा ज़मीनी हकीकत और सामाजिक ज़रूरतों पर आधारित होना चाहिए।